हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनेक डॉट स्टडी हब। आई एम अभिषेक और आज के इस वीडियो में हम लोग 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। आज जो हमारा सब्जेक्ट होगा पॉलिटिकल साइंस होगा। मैंने ज्योग्राफी का 2022 का प्रीवियस ईयर कंप्लीट करा दिया है। चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ आपको मिल जाएगा वीडियो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो आपका क्वेश्चन बुकलेट कोड सेट कोड होगा वो अलग अलग हो सकता है। हमारे पास जो सेट कोड है वो बी है। अगर आपके पास ए बी सी डी या कोई भी कोड हो तो आप उससे मिलान कर सकते हैं। उसमें भी प्रश्न सेम ही होंगे, हो सकता है आगे पीछे हो, लेकिन सभी प्रश्न सेम ही होते हैं। उनकी नंबरिंग थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर है बिल्कुल ऑफिशियली है, बिहार बोर्ड की तरफ से 2022 में पूछा गया था। पॉलिटिकल साइंस का ये क्वेश्चन पेपर है। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पिछले साल 2022 में 138 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन थे और 30 शॉर्ट क्वेश्चंस और 8 लॉन्ग क्वेश्चंस थे। इसमें 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलने वाला है आपको। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन दिए हुए हैं, तो आप वीडियो पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। हम सीधा प्रश्नों की तरफ चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन से देश G77 का सदस्य है? आपके ऑप्शन है ए अविकसित देश, बी विकसित देश, सी विकासशील देश या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा विकासशील देश। जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो G77 का सदस्य हैं और ये 1964 में G77 बना था। तो इस प्रकार इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी विकासशील देश। अगला प्रश्न कहता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग क्या है? आपके ऑप्शन है ए महासभा, बी सुरक्षा परिषद, सी सचिवालय या फिर डी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा जो पार्ट है, जो सबसे बड़ा अंग है वो है महासभा। और इसके दो पार्ट और भी हैं, जिसमें न्यासिता परिषद या ट्रस्टीशिप परिषद जिसको बोलते हैं काउंसिल, और दूसरा आर्थिक और सामाजिक परिषद। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 मुख्य अंग हैं, जिसमें सबसे बड़ा अंग महासभा है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? आपके ऑप्शन है ए समानता का अधिकार, बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या फिर डी संपत्ति का अधिकार। तो मौलिक अधिकार नहीं है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है और यह कानूनी अधिकार बन गया है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? ए 1971 में, बी 1975 में, सी 1977 में या फिर डी 1980 में। तो सिक्किम देखें तो पहले भारत का हिस्सा नहीं था, वो एक अलग देश था। लेकिन 35वां संविधान संशोधन 1974 में किया गया और इसे सह राज्य या फिर सहायक राज्य के रूप में बनाया गया। और फिर 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा इसे भारत में मिला लिया गया और पूर्ण राज्य के रूप में इसे सम्मिलित कर लिया गया। तो इस प्रकार जो इसका सही उत्तर होगा 1975 होगा। अगला प्रश्न कहता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 1990, बी 1993, सी 1995 या फिर डी 1997। तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसका गठन किया गया था, उनकी स्थापना 1990 ईस्वी में की गई थी। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1990। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? आपके ऑप्शन है ए के चंद्रा, बी ए के राय, सी एस रंगनाथन या फिर डी वी नरहरि राव। तो जो भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे, सीएजी जिसको बोलते हैं, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वो वी नरहरि राव थे। इस प्रकार इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है कि 1975 की राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? आपके ऑप्शन है ए राजीव गांधी, बी इंदिरा गांधी, सी मोरारजी देसाई या फिर डी चौधरी चरण सिंह। तो जो 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था उस दौरान इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थे।
लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि भारत के जो राष्ट्रपति थे उस दौरान कौन थे, तो उस दौरान फखरुद्दीन अली अहमद थे राष्ट्रपति। तो इस प्रकार इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न कहता है कि पूर्व की ओर देखो या फिर पूर्व की ओर चलो, पूर्व की ओर देखो नीति किस प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई थी? आपके ऑप्शन है ए अटल बिहारी वाजपेयी, बी इंद्र कुमार गुजराल, सी पीवी नरसिम्हा राव या फिर डी मनमोहन सिंह। तो पूर्व की ओर देखो की नीति पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में शुरू की गई थी। उस दौरान वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पीवी नरसिम्हा राव। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद या फिर आर्टिकल जीवन के अधिकार से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 18 या फिर अनुच्छेद 21। तो जो 21 है, आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21, वो मनुष्य के जीवन, व्यक्ति के जीवन के अधिकार से संबंधित है। वही तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 21। लेकिन वहीं देख लेते हैं कि जो अनुच्छेद 14 है वो कानून के समान संरक्षण की बात कहता है। वहीं 15 जाति, धर्म, जन्मस्थान, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है कि इन आधारों पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। अनुच्छेद 18 कहता है कि जो उपाधियां दी गई थी उन उपाधियों के अंत करने की बात करता है, अनुच्छेद 18। तो इस प्रकार जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनुच्छेद 21 होगा। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया है? आपके ऑप्शन है ए इंग्लैंड, बी कनाडा, सी संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर डी आयरलैंड। तो भारत के संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं डीपीएसपी है, उसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। वहीं देखें जाए तो संसदीय प्रणाली लिया गया है इंग्लैंड से और संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा, आयरलैंड। अगला प्रश्न है भारत और बांग्लादेश के बीच मुख्य मुद्दा क्या है? ए जल विवाद का मुद्दा है, बी सीमा विवाद का मुद्दा है, सी आतंकवाद का मुद्दा है या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो मुख्य मुद्दा है विवाद का वो जल विवाद है। जल विवाद का मुद्दा भारत और बांग्लादेश के बीच है। वहीं सीमा विवाद देखा जाए तो भारत और चीन के बीच और भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच सीमा विवाद की मुद्दा जो है बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है अभी। और आतंकवाद का जो मुद्दा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा, जल विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच मुख्य मुद्दा है। आगे देखेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच 1948 के युद्ध में विवाद का मुद्दा क्या था? आपके ऑप्शन है ए आतंकवाद, बी सीमा विवाद, सी कश्मीर या फिर डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा इनमें से सभी नहीं होगा। जो 1948 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था उसका सबसे जो मुख्य मुद्दा था विवाद का वो कश्मीर था। कश्मीर को लेकर ही भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुए थे 1948 में। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, कश्मीर। अगला प्रश्न है कि श्रीलंका के जातीय संघर्ष में भारत सीधे सीधे शामिल हुआ, कब शामिल हुआ? आपको बताना है। ए 1987 में, बी 1988 में, सी 1989 में या फिर डी 1999 में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा 1987 में भारत श्रीलंका के जातीय संघर्ष में शामिल हुआ और अपनी एक जो शांति सेना थी उसको भेजा था उस श्रीलंका में, श्रीलंका के सरकार के कहने पर। तो 1987 में भारत जो है सीधे सीधे श्रीलंका की राजनीति में शामिल हुआ था। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? ए टोक्यो, बी न्यूयॉर्क, सी शिकागो या फिर डी लंदन। तो जो यूनिसेफ है, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड और यह जो यूनिसेफ है 1946 में बना था। तो जो यूनिसेफ का मुख्यालय है मैंने बता दिया कि इसका न्यूयॉर्क में मुख्यालय है और न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 1949 में, बी 1944 में, सी 1950 में या फिर डी 1942 में। तो जो विश्व बैंक है उसकी स्थापना 1944 में की गई थी। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी।
हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिका पूरे विश्व राजनीति पर अपना प्रभुत्व कैसे रखता है? आपके ऑप्शन है ए अपने व्यापार के द्वारा, बी अपनी तकनीक के द्वारा, सी अपने अंतरिक्ष अनुसंधान के द्वारा, या फिर डी दूसरे देशों को सैन्य और आर्थिक सहयोग द्वारा। तो जो अमेरिका है पूरे विश्व की राजनीति पर वर्चस्व बनाए रखता है। कैसे? तो दूसरे देशों को सैनिक सहायता देता है, खासकर नाटो के सदस्य देशों को, और उन्हें कर्ज भी देता है, आर्थिक सहायता भी मुहैया कराता है और उन्हें कर्ज के जाल में फंसाता है, और इस प्रकार वो अपना दबदबा बनाए रखता है विश्व के अनेक देशों पर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा, दूसरे देशों को सैन्य और आर्थिक सहयोग द्वारा। अगला प्रश्न है कि वैश्वीकरण के 4 आधारभूत आयामों की पहचान किसने की? आपके ऑप्शन है ए आईएमएफ ने, बी संयुक्त राष्ट्र ने, सी विश्व बैंक ने, या फिर डी यूरोपीय संघ ने। तो जो वैश्वीकरण है उसके 4 आधारभूत आयामों की खोज आईएमएफ ने किया था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किया था। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि क्या भारत आईएमएफ का सदस्य है? ए अगर है तो किस प्रकार सदस्य है? आपके ऑप्शन है ए संस्थापक सदस्य है, या फिर कभी सदस्य बना ही नहीं, या फिर अस्थायी सदस्य है, या फिर डी अस्थायी सदस्य है। तो भारत जो है इसका संस्थापक सदस्य रहा है आईएमएफ का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। इस प्रकार जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा, संस्थापक सदस्य भारत। अगला प्रश्न है आईएमएफ के कितने सदस्य देश हैं? ए 193, बी 190, सी 51, या फिर डी 12। तो जो आईएमएफ है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसके भी वर्तमान में 190 देश हैं, उसके 90 सदस्य देश हैं। इस प्रकार इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा 190। अगला प्रश्न है यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ए लंदन में, बी पेरिस में, सी ब्रुसेल्स में, या फिर डी रोम में। तो जो बेल्जियम है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में ही यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित है, और इस प्रकार इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा ब्रुसेल्स। हमारा अगला प्रश्न है राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 10, बी 12, सी 14, या फिर डी 15। तो राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। इस प्रकार इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा। लेकिन अगर यहाँ लोकसभा रहता कि लोकसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, तो लोकसभा के मात्र 2 सदस्यों को ही राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं एंग्लो इंडियन के रूप में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा 12। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? ए कृष्ण मेनन, बी सरदार पटेल, सी पंडित नेहरू, या फिर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जो भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे, फॉरेन मिनिस्टर, वो पंडित नेहरू थे। भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ ये विदेश मंत्री भी थे। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, हम सभी जानते हैं। और सरदार पटेल उस समय गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर थे। तो जो भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पंडित नेहरू। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का सभापति होता है, कौन होता है राज्यसभा का सभापति? आपके ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, या फिर डी मुख्य न्यायाधीश। तो राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति, और इन्हें इसी नाते वेतन दिया जाता है कि ये राज्यसभा के सभापति होते हैं, न कि उपराष्ट्रपति के नाते। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? ए लोकसभा के अध्यक्ष, बी मुख्य न्यायाधीश, सी राष्ट्रपति, या फिर डी सामान्य जनता। तो लोकसभा को सामान्य जनता नहीं चुनती है, वो भले ही सांसद के रूप में एक क्षेत्र से चुनकर आते हैं, लेकिन जो जिस दल की बहुमत होता है उसके बहुमत दल के नेता ही लोकसभा में राष्ट्रपति के लिए प्रधानमंत्री के लिए नामित होते हैं, और इनको राष्ट्रपति नियुक्त करता है। इस प्रकार इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या फिर डी प्रधानमंत्री। तो जो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है वो गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं, और प्रत्येक राज्यों के
अलग अलग राज्यपाल होते हैं, एक राज्यपाल 2 राज्यों के भी राज्यपाल हो सकते हैं। तो इस प्रकार इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, राज्यपाल, गवर्नर। अगला है कि भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था मौजूद है? ए एक दलीय व्यवस्था, बी द्विदलीय व्यवस्था, सी बहुदलीय व्यवस्था, या फिर डी एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था। तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था मौजूद है। अभी वर्तमान में 9 राष्ट्रीय पार्टियां बच हैं, और क्षेत्रीय पार्टी की तो अनगिनत संख्याएं हैं, बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टी भारत में मौजूद हैं। तो अभी वर्तमान में 9 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। इस प्रकार देख सकते हैं कि एक से यहाँ ज़्यादा पार्टी हैं, इस प्रकार इसे हम बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। ठीक है, इसका सही उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? आपके ऑप्शन है ए निर्वाचक मंडल द्वारा, बी लोकसभा द्वारा, सी राज्यसभा के द्वारा, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाता है, लेकिन आपको निर्वाचक मंडल में बता दें कि जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं, निर्वाचित सदस्य जिनकी नियुक्ति होती है, और सभी राज्यों की विधानसभा के सदस्य, जिसमें दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर की भी विधानसभाएं शामिल होती हैं, तो निर्वाचक मंडल में, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में ये शामिल होते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है किसके प्रति? आपको बताना है ए लोकसभा के प्रति, बी राष्ट्रपति के प्रति, सी संसद के प्रति, या फिर डी न्यायपालिका के प्रति। तो जो मंत्रिपरिषद होता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इस प्रकार इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा, लोकसभा के प्रति। अगला प्रश्न है भारत की समस्त कार्यकारी शक्तियां निहित है? ए संसद में, बी जनता में, सी प्रधानमंत्री में, या फिर डी राष्ट्रपति में। तो भारत की जो समस्त कार्यकारी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित है। भारत में किया गया हर काम जो राष्ट्र के लेवल पे होता है वो राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। आप देखते होंगे कि प्रधानमंत्री आज वहां जा रहा है, कभी उस देश का दौरा कर रहा है, कभी उस देश का। तो भारत में जो विदेशों में जितने भी समझौते होते हैं वो सभी राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं, भले ही प्रधानमंत्री जाते हैं। इस प्रकार जो समस्त कार्यकारी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित है, और यह देश का जो होता है औपचारिक अनौपचारिक प्रधान होता है, यानी नाम मात्र का यह प्रधान होता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो भारत की समस्त कार्यकारी शक्तियां निहित होती है राष्ट्रपति में। इस प्रश्न का तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल की स्थापना 1980 में हुई थी? आपको बताना है ए राष्ट्रीय जनता दल की, बी भारतीय जनता दल या भारतीय जनता पार्टी, सी जनता दल यूनाइटेड, या फिर डी बहुजन समाजवादी पार्टी। तो 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, और ये भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनसंघ पार्टी ही है जो 1951 में बनी थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा, जो बाद में 1980 में जाकर भारतीय जनता पार्टी में बदल गई। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, भारतीय जनता पार्टी। अगला प्रश्न है भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? आपको ऑप्शन है ए 1945, बी 1947, सी 1950, या फिर डी 1952। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा, 30 अक्टूबर 1945 को भारत यूएनओ का सदस्य बना था, और यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। अर्थात भारत यूएनओ की स्थापना होने के 6 दिन बाद ही यूएनओ का सदस्य बन गया था। हमारा अगला प्रश्न है 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था? आपके ऑप्शन है ए इराक पर, बी ईरान पर, सी अफगानिस्तान पर, या फिर डी सीरिया पर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा, इराक पर 2003 में अमेरिका ने आक्रमण कर दिया था। इस बहाने कि अमेरिका जो इराक है संवेदनशील हथियार बना रहा है, परमाणु हथियार जैसे घातक हथियार बनाने की फिराक में है, यही कहकर अमेरिका ने इराक पर आक्रमण कर दिया था 2003 में। लेकिन जांच में पता चला कि ऐसा कोई बात नहीं था। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन ए है सही उत्तर होगा। आगे चलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? आपके ऑप्शन है ए न्यूयॉर्क में, बी वियना में, सी जिनेवा में, या फिर डी हेग में। तो जो अंतर्राष्ट्रीय जो नीदरलैंड है, नीदरलैंड में एक जगह है हेग,
या फिर नीदरलैंड की राजधानी हेग, तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला है ब्रेक्जिट किस देश से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए इंग्लैंड से, बी फ्रांस से, सी जर्मनी से, या फिर डी स्विट्जरलैंड से। तो सबसे पहले समझिए कि ब्रेक्जिट होता क्या है। यूरोपीय संघ से निकलने की प्रक्रिया, यूरोपीय संघ एक संगठन है देशों का, उस संगठन से अगर आप बाहर होना चाहते हैं तो बाहर होने की प्रक्रिया ही ब्रेक्जिट कहलाती है। और इससे अलग हो गया है इंग्लैंड। तो जो ब्रेक्जिट है इंग्लैंड से संबंधित है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा इंग्लैंड। अगला प्रश्न है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? आपके ऑप्शन है ए अफगानिस्तान, बी पाकिस्तान, सी भारत, या फिर डी बांग्लादेश। तो जो दक्षिण एशिया है, दक्षिण एशिया में जो भारत है सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इस प्रकार इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा भारत। अगला प्रश्न है पंचशील निम्नलिखित में से किन दो देशों द्वारा स्वीकार किया गया था? आपके ऑप्शन है ए भारत और पाकिस्तान, बी भारत और चीन, सी पाकिस्तान और चीन, या फिर डी भारत और नेपाल। तो भारत और चीन के बीच में 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता हुआ था और इसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हुए थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा भारत और चीन। अगला प्रश्न है आसियान शैली जिसे आसियान वे कहते हैं क्या है? आपको बताना है ए आसियान के सदस्य देशों की जीवन शैली, बी आसियान देशों के सहयोगपूर्ण और समन्वयपूर्ण कार्यशैली, सी आसियान देशों की रक्षा नीति, या फिर डी आसियान देशों को जोड़ने वाली सड़क। तो जो आसियान शैली है आसियान देशों के सहयोगपूर्ण और समन्वयपूर्ण कार्यशैली को दर्शाता है। इस प्रकार इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत और चीन ने अपने कूटनीतिक संबंध कब स्थापित किए थे? आपके ऑप्शन है ए 1944 में, बी 1948 में, सी 1950 में, या फिर डी 1952 में। तो भारत और चीन ने अपने कूटनीतिक संबंध 1950 में स्थापित किए थे। अगला प्रश्न है गलवान घाटी कहाँ स्थित है? आपको बताना है ए लद्दाख में, बी अरुणाचल प्रदेश में, सी भूटान में, या फिर डी जम्मू कश्मीर में। तो जो लद्दाख घाटी है सॉरी गलवान घाटी है वो लद्दाख में स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग को कब स्वीकार किया गया था? आपके ऑप्शन है ए 1991 में, बी 1990 में, सी 1992 में, या फिर डी 1995 में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा 1990 में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मांग को स्वीकार किया गया था। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा 1990। अगला है नाटो से कितने राज्य संबंधित थे? आपके ऑप्शन है ए 11 राष्ट्र, बी 9 राष्ट्र, सी 12 राष्ट्र, या फिर डी 10 राष्ट्र। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा 12 ऐसे देश थे जो नाटो से संबंधित थे। और अभी दो देशों ने गुहार लगाई है कि हम भी नाटो का सदस्य बनना चाहते हैं। वो देश हैं स्पेन और फिनलैंड। ये दो देश हैं जो कह रहे हैं कि हम भी नाटो का सदस्य बनना चाह रहे हैं, नाटो की सदस्यता हमें भी दे दी जाए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा 12 राष्ट्र 12 देश। अगला है ऑपरेशन अस्टाम, इसका पूरा नाम होगा ऑपरेशन डिजार्ट अस्टाम। तो ऑपरेशन डिजार्ट अस्टाम संबंधित है आपके ऑप्शन है ए खाड़ी युद्ध से, बी अरब इजरायल युद्ध से, सी अफगानिस्तान से, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑपरेशन डिजार्ट अस्टाम था वो अफगानिस्तान से संबंधित है। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला है कि किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया? ए फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी, या फिर प्रथम विश्व युद्ध, समाजवादी क्रांति, या फिर नवंबर क्रांति। तो जो सोवियत संघ अस्तित्व में आया था नवंबर क्रांति, जिसे हम बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। 1917 में जो नवंबर क्रांति हुई थी, नवंबर क्रांति के बाद ही सोवियत संघ अस्तित्व में आया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न कहता है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश अकेली महाशक्ति बन गया? ए ब्रिटेन, बी चीन, सी रूस, या फिर डी अमेरिका। तो जब 1991 में सोवियत संघ विघटित हो गया
सभी देश अलग अलग हो गए, 15 गणराज्यों में विभक्त हो गया, टूट गया, तो उस समय से जो अमेरिका है महाशक्ति के रूप में उभरा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा। अमेरिका अकेली महाशक्ति बन गया दुनिया में और एक ध्रुवीय व्यवस्था कायम हो गई 1991 के बाद से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अमेरिका। अगला प्रश्न है, अमेरिकी आधिपत्य के रूप में कौन सा काल माना जाता है? यानी अमेरिकी वर्चस्व कहिए, अमेरिकी आधिपत्य कहिए, या फिर अमेरिकी दबाव वाला जो काल माना जाता है वो किसे माना जाता है? आपको बताना है। ए 1960 के बाद का काल, बी शीत युद्ध का काल जो 1945 से 91 के बीच था, या फिर सी 1980 के बाद का काल, या फिर डी शीत युद्ध के बाद का काल। जो शीत युद्ध के बाद का काल है 1991 के बाद का जो समय था उसमें अमेरिकी आधिपत्य, अमेरिकी वर्चस्व ज्यादा देखने को मिला। चूंकि सोवियत संघ तो विघटित हो गया था, उसका मुकाबला करने वाला दुनिया में कोई देश नहीं बचा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो अमेरिकी आधिपत्य है वो शीत युद्ध के बाद के काल को कहा जाने लगा। हमारा अगला प्रश्न है, सोवियत संघ को पूर्ण रूप से कब भंग कर दिया गया? आपके ऑप्शन है ए 1989, बी 1990, सी 1991 या फिर डी 1992। अभी तुरंत जस्ट मैंने पीछे बताया कि 1991 में सोवियत संघ को पूर्ण रूप से भंग कर दिया गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया। इस प्रकार इसका जो सही उत्तर होगा 1991 होगा। 25 दिसंबर की वह तारीख थी जिस समय इसका विघटन किया गया था। अगला प्रश्न है, सोवियत व्यवस्था में अर्थव्यवस्था को कौन नियंत्रित करता है? ए व्यापारी गण जो बिजनेसमैन होते हैं, ट्रेड्समैन होते हैं वे, या फिर बी राज्य यानी देश, सी जनता, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सोवियत व्यवस्था होती है, सोवियत व्यवस्था में जो राज्य था, जो देश था, वही अर्थव्यवस्था को कंट्रोल कर रहा था, नियंत्रित कर रहा था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राज्य। अगला प्रश्न है कि शॉक थेरेपी के द्वारा किस तरह की अर्थव्यवस्था प्रस्तावित की गई थी? ए साम्यवादी, बी समाजवादी, सी पूंजीवादी, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो शॉक थेरेपी 1990 में लाया गया था। क्यों लाया गया था? तो जो पूर्वी यूरोप के देश थे उनकी अर्थव्यवस्था को एक अच्छे लेवल तक पहुंचाया जाए, एक अच्छे स्तर तक पहुंचाया जाए, ताकि जो युद्ध के दौरान जो क्षतियां हुई थी, जो नुकसान हुए थे, उनकी भरपाई की जाए। तो उसके लिए पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया गया था और कहा गया था कि पूंजीवाद के अपनाने से हमारी जो अर्थव्यवस्था होगी एक अच्छे स्तर तक पहुंच जाएगी, हम सुदृढ़ हो जाएंगे और हमारी जो इकोनॉमी है फिर से खड़ी हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से भ्रष्ट हो गई, तहस नहस हो गई। तो शॉक थेरेपी के द्वारा पूंजीवाद को प्रस्तावित किया गया था कि आप पूंजीवाद अपनाइए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा पूंजीवाद। अगला है कि सोवियत व्यवस्था ने अपनी लोकप्रियता इतनी जल्दी क्यों खो दी? यानी सोवियत संघ आया लेकिन 1917 से मात्र 1991 तक ही रहा और इतनी जल्दी वो क्यों टूट गया? आखिर उसके विघटित होने के क्या कारण थे, क्या रीजंस थे? आपको बताना है। ए यह ज्यादा लोकतांत्रिक हो गया, इस कारण यह टूट गया, जल्दी बिखर गया। बी जनता व्यवस्था से उब गई थी। सी जनता को शोषण कर रही थी या जनता को शोषण कर रही थी, या फिर डी यह अत्यंत अधिनायकवादी और नौकरशाही तंत्र की व्यवस्था हो गई थी। तो जो डी है, यह डी है इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा। जो सोवियत संघ था अधिनायकवादी हो गया था, तानाशाह हो गया था, और यहाँ नौकरशाही जो अफसर थे उनका दबदबा बढ़ने लगा था। इस प्रकार जो पूरा सोवियत व्यवस्था था वो कोलैप्स हो गया, वो भ्रष्ट हो गया, और उसमें से जितने भी देश जुड़े हुए थे धीरे धीरे करके सब अलग होने लगे। तो ऑप्शन जो डी है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन बना? आपके ऑप्शन है ए बेलारूस, सी रूस, सी यूक्रेन, या फिर डी जॉर्जिया। तो सोवियत संघ का जब विघटन हो गया 1991 में, तो सोवियत संघ के विघटन के बाद उसका उत्तराधिकारी यानी जो एक मेन कंट्री था, एक मेन जो देश उभरा वो रूस था। रूस का क्षेत्रफल भी आपने मैप पे देखे होंगे कि कितना बड़ा एरिया को कवर करता है रूस। तो इस प्रकार सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य रूस बना। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत में पहले नगर निगम की स्थापना कब की गई, या फिर भारत का जो प्रथम नगर निगम कब स्थापित हुआ ये बताना है। ए 1687, बी 1688, सी 1857, या फिर डी 1950। तो 1688 में मद्रास नाम का एक नगर निगम बनाया गया था
नगर निगम की स्थापना की गई थी दक्षिण भारत में? इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा 1688। अगला प्रश्न है, बिहार में कितने नगर निगम हैं? ए 10, बी 11, सी 12, डी 15। तो बिहार में देखा जाए तो अभी वर्तमान में 12 नगर निगम हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा। आगे देखेंगे, हमारा अगला प्रश्न है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार कहाँ से ग्रहण किया गया था? आपके ऑप्शन है ए बॉम्बे प्लान से, बी गांधी दर्शन से, सी सोवियत संघ से, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जो नियोजित अर्थव्यवस्था थी, जो प्लान्ड इकोनॉमी थी, जिसके तहत पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान को चलाया गया था, वो सोवियत संघ से लिया गया था। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, सोवियत संघ से। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे सबसे पहले भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था? आपके ऑप्शन है ए सी राजगोपालचारी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, या फिर डी पंडित नेहरू। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा सी राजगोपालचारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये दो ऐसे व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1954 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए और सी दोनों होगा, हालांकि इसमें सही उत्तर बताया नहीं गया है। ऑप्शन ए भी है और ऑप्शन सी दोनों सही उत्तर होंगे। तो यहाँ पे आप सी ऑप्शन रहता कि ए और बी दोनों, हालांकि ऑप्शन ए और सी दे दिया है। तो खैर, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए और सी दोनों होगा। आगे चलेंगे, भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, या फिर डी पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो जो भारतीय जनसंघ था उसके संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हो जाएगा ऑप्शन सी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है कि 1960 में किन राज्यों का निर्माण हुआ? भारत में 1960 में कौन से 2 राज्य बनाए गए थे? ए महाराष्ट्र गुजरात, बी राजस्थान गुजरात, सी पंजाब हरियाणा, या फिर डी जम्मू और कश्मीर। तो 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात नाम के 2 जो राज्य थे बनाए गए थे, और भाषा के आधार पर ये बनाए गए थे। महाराष्ट्र में मराठी बोली जाने वाली भाषा थी, इस आधार पे महाराष्ट्र बना, और गुजरात में गुजराती भाषा बोली जाती थी, इसलिए गुजरात को अलग राज्य बना दिया गया महाराष्ट्र से। 1960 में ये 2 राज्य अलग अलग हो गए। और जम्मू कश्मीर तो 1948 में सदस्य बना, भारत का हिस्सा हुआ अक्टूबर 1947 में, 1948 नहीं होगा। और पंजाब और जो हरियाणा थे, पंजाब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, ये 1966 में बने। पंजाब हरियाणा और महाराष्ट्र ये तीनों 1966 में भारत के राज्य बने। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा, 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए थे। अगला प्रश्न है कि 1956 में राज्यों का पुनर्गठन का आधार क्या था? आपके ऑप्शन है ए भाषा, बी धर्म, सी भौगोलिक क्षेत्र, या फिर डी जाति। तो जो 1956 में का राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर फजल अली थे, उसमें भाषा के आधार पर राज्यों के बनाने की बात की गई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भाषा, लैंग्वेज, यानी जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाएगी वहां उस राज्य का निर्माण कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे कि निम्न में से किसने देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? आपके ऑप्शन है ए महात्मा गांधी ने, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। तो देशी रियासतों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और साथ साथ 2 अन्य व्यक्ति थे जो इनका सहयोग कर रहे थे। एक वीपी मेनन थे और दूसरा अंग्रेज व्यक्ति था जिसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये तीनों ने ही बड़े जोर शोर से भारत के देशी रियासतों का एकीकरण किया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इन्हें लौह पुरुष के नाम से, आयरन मैन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 1956 में, बी 1966 में, सी 2000 ईस्वी में, या फिर डी 2019 ईस्वी में। तो पंजाब का पुनर्गठन 1966 ईस्वी में हुआ था। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश 1971 में बना। इस प्रकार इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा 1966।
अगला प्रश्न है नग्गा नेशनल काउंसिल। नग्गा नेशनल काउंसिल का नेता कौन था? आपको बताना है। ए अगाथा संगमा, बी पीए संगमा, सी लालडेंगा या फिर डी अंगमी जापो फिजो। तो जो अंगमी जापो फिजो थे उसने नग्गा नेशनल काउंसिल की स्थापना किया था। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अंगमी जापो फिजो। अगला प्रश्न है किस पृथ्वी सम्मेलन ने पर्यावरण को विश्व राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया? आपके ऑप्शन है ए 1992, बी 1997, सी 2005 या फिर डी 2001। तो जो 1992 का पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, उस 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में विश्व राजनीति के केंद्र में पर्यावरण को लाकर खड़ा कर दिया। यानी पर्यावरण एक विशाल मुद्दा बन गया, एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में। अगला प्रश्न है योजना आयोग जिसे हम प्लानिंग कमीशन कहते हैं की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपके ऑप्शन है ए 1947 में, बी 1948 में, सी 1950 में या फिर डी 1955 में। तो योजना आयोग प्लानिंग कमीशन की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1950। अगला प्रश्न है पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? ए 1950 में, बी 1951 में, सी 1952 में या फिर डी 1955 में। तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 1956 के दौरान चलाई गई थी और इसमें कृषि पर विशेष जोर दिया गया था और यह हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1966 से 61 और तृतीय पंचवर्षीय योजना जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी 56 से 61 और तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक थी और बीच में 3 वर्षों का अवकाश था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बी होगा 1951। 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? आपको बताना है। ए गांधी दर्शन, बी समाजवाद, सी पूंजीवाद या फिर डी इनमें से सभी। तो जो भारत में पंचायती राज के सिस्टम किया गया है वो किया गया है जो सत्ता का विकेंद्रीकरण है उसके लिए, डिसेंट्रलाइजेशन के लिए किया गया है। और इसमें गांधी जी का विचार बहुत जोर था, गांधी जी का बहुत इसमें बल था कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उनका गठन किया जाए। वे कहते थे कि राम राज्य के माध्यम से ग्राम राज्य होगा संभव। तो इसमें गांधी दर्शन झलकता है पंचायती राज वाले में। इस प्रकार इसका जो सही उत्तर होगा गांधी दर्शन। अगला प्रश्न है भारत में सबसे पहले किस गठबंधन सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया? ध्यान रहे यहाँ नहीं वर्ड देख लें, पूरा नहीं कर सका। आपको बताना है। ए मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने, बी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने, सी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने जो भी वर्तमान में चल रही है और इसके पीछे भी चल रही थी, और या फिर डी वीपी सिंह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने। तो जो वीपी सिंह थे उनकी जो सरकार थी राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने अपना जो कार्यकाल थी, गठबंधन की सरकार थी, इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका। इसका जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है संयुक्त मोर्चा की सरकार कब बनी थी? आपके ऑप्शन है। ए 1997 में, बी 1998 में, सी 1990 में या फिर डी 1996 में। तो जो संयुक्त मोर्चा है, जो यूनाइटेड फ्रंट की जो पार्टी थी, यूनाइटेड फ्रंट की जो सरकार थी, उसकी जो सरकार बनी 1996 में सरकार बनी थी संयुक्त मोर्चा की। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुरक्षा परिषद के कोई अस्थायी या फिर सुरक्षा परिषद के कई अस्थायी सदस्य होते हैं, उन अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? आपके ऑप्शन है। ए 1 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 3 वर्ष या फिर डी 4 वर्ष। तो जो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है मात्र 2 वर्षों का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद हर सदस्य को हटा दिया जाता है और नए सदस्यों को लाया जाता है। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2 वर्ष। अगला है निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है? ए महासभा, बी सुरक्षा परिषद, सी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या फिर डी विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका अंग नहीं है। और मैंने ऊपर बताया था कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके 6 मुख्य अंग हैं। अगला है वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? आपके ऑप्शन है। ए 7 दिन, बी 10 दिन,
सी 14 दिन या फिर डी 20 दिन। तो जो राज्यसभा होती है उससे पहले समझिए कि जो वित्त विधेयक होता है वो वित्त विधेयक सबसे पहले लोकसभा में ही आता है, ये राज्यसभा में आ ही नहीं सकता सबसे पहले। तो सबसे पहले ये लोकसभा में आती है, लोकसभा से ये पास हो जाता है मत के द्वारा, एक विशेष मत के द्वारा, तो इन्हें राज्यसभा में भेजा जाता है। और राज्यसभा में इसे नाममात्र का भेजा जाता है, अगर उसे प्रस्ताव पारित ना भी करना हो तो वो कुछ नहीं कर सकती, बस 14 दिन के अंदर अगर ना भी भेजे तो अपने आप स्वतः पास हो जाता है वहां से। तो ये 14 दिनों तक मात्र रोक सकती है, और कोई सुझाव दे और सुझाव अच्छा ना हो तो भी कुछ नहीं कर सकती, मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है, ये स्वतः ही राज्यसभा से पास हो जाता है वित्त विधेयक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा 14 डेज। अगला है पंचशील समझौता कब हुआ था? ए 1950 में, बी 1952 में, सी 1953 में या फिर डी 1954 में। तो जो पंचशील समझौता है 29 अप्रैल 1954 को हुआ था, और भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और चीन के बीच में हुआ था ये पंचशील समझौता। अगला प्रश्न है केंद्र और राज्य संबंधों के बीच प्रमुख बाधा क्या है? आपके ऑप्शन है ए राज्यपाल का पद, बी अनुच्छेद 356, सी राज्यों की केंद्र के ऊपर निर्भरता या फिर डी इनमें से सभी। तो जो केंद्र और राज्य के बीच में जो उस संबंध है, उस संबंध में जो मुख्य बाधा आती है वो ये तीनों आते हैं। एक तो जो राज्यपाल का पद है वे भी केंद्र और राज्य के बीच में संबंधों की प्रमुख अड़चन के रूप में आता है। अनुच्छेद 356 जिसके तहत राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाया जाता है, और सी राज्यों की केंद्र के ऊपर निर्भरता, यानी कई सारी स्थितियों में राज्य सरकारों के पास कोई शक्ति नहीं बचती और वो केंद्र के ऊपर निर्भर रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं, बाध्य होते हैं। तो ये जो सारे हैं, ये सारे जो कारण हैं, ये तीनों कारण हैं, ये केंद्र और राज्य के बीच में कहीं ना कहीं डिस्प्यूट पैदा करते हैं, जो विवाद पैदा करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है? आपके ऑप्शन है ए भाग 1, बी भाग 2, सी भाग 3 या फिर डी भाग 4। तो संविधान के भाग जो 3 है, आर्टिकल 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा। और ये जो मौलिक अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ठीक है, तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, एक्स्ट्रा चीजें जो मैं बता रहा हूँ। अगला है स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन संबंधित है ए पर्यावरण से, बी महिला अधिकारों से, सी मानवाधिकार से या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सबसे पहले समझिए कि स्टॉकहोम है क्या। तो स्टॉकहोम एक बहुत बड़ा शहर है, कहाँ है? तो स्वीडन में है। स्वीडन एक देश है, वहीं स्टॉकहोम एक नाम का शहर है, वहीं एक सम्मेलन होता है, इसलिए इसे स्टॉकहोम सम्मेलन कहा जाता है। और यह पर्यावरण से संबंधित है, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा, इन्वायरमेंट से संबंधित है, ये पर्यावरण से संबंधित है स्टॉकहोम सम्मेलन। अगला प्रश्न है भारत ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में कब हस्तक्षेप किया? ए नवंबर 1971, बी फरवरी 1972, सी दिसंबर 1971 या फिर डी अप्रैल 1972। तो जो भारत ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध था उसमें हस्तक्षेप किया दिसंबर 1971 में, और एक नए राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश नाम का एक नया देश बनाने में सहायता किया बांग्लादेश को। ये जो बांग्लादेश आप देखते हैं वो पहले पूर्वी पाकिस्तान था, जो पाकिस्तान का ही हिस्सा था। तो पाकिस्तान से इसको अलग कराया भारत ने, इनको सहयोग दिया, जिस प्रकार एक नया देश बनकर आया 1971 में, जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं आज। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने नो फर्स्ट यूज, पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसका मतलब होगा कि नो फर्स्ट यूज की नीति पर पुनर्विचार की बात कही? आपके ऑप्शन ए मनमोहन सिंह, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी नरेंद्र मोदी या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो नो फर्स्ट यूज की नीति पर पुनर्विचार करने की बात नरेंद्र मोदी ने की, और वर्तमान में नरेंद्र मोदी की ही सरकार चल रही है बीजेपी के सहयोग से, एनडीए 2 जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है भारत ने परमाणु अप्रसार संधि के अनिश्चितकालीन विस्तार का विरोध कब किया था? आपके ऑप्शन है ए 1991 में, बी 1995 में, सी 2001 में या फिर डी 2005 में। तो भारत ने जो परमाणु अप्रसार संधि था उसको मानने के लिए बाध्य नहीं हुआ, यानी कहा कि हम इस संधि को नहीं मानेंगे परमाणु अप्रसार संधि, और कहा दिया एक अनिश्चित काल के लिए इसको माना कर दिया।
तो आपको बताना है कि वह वर्ष कौन सा था, किस वर्ष ऐसा किया गया। तो 1995 में भारत ने परमाणु अप्रसार संधि को अनिश्चितकालीन विस्तार का विरोध किया था। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा 1995। अगला प्रश्न है यूरोपीय संघ के कितने सदस्य देश हैं? ए 27, बी 28, सी 26 या फिर डी 29। तो यूरोपीय संघ के भी वर्तमान में 27 देश हैं। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा। शेंजन देशों में शामिल है, आपको बताना है शेंजन देशों में कौन शामिल है। ए यूरोपीय देश, बी एशियाई देश, सी अफ्रीकी देश या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो शेंजन देशों में शामिल है यूरोपीय देश। जितने भी यूरोपीय देश देख रहे हैं वो सभी यूरोपीय देश इसी में शामिल है। नॉर्वे, फिनलैंड, यूक्रेन और भी बहुत सारे देश हैं, तो ये शेंजन देश में शामिल है यूरोपीय देश। अगला प्रश्न है द छेस जिसे हम सार्क कहते हैं, सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन ए ढाका में, बी नई दिल्ली में, सी कोलंबो में या फिर डी काठमांडू में। तो जो द छेस है, द छेस का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया था इसका पहला शिखर सम्मेलन। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा ढाका। अगला है भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? आपके ऑप्शन है ए 7, बी 5, सी 6 या फिर डी 8। तो भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे लेकिन अभी प्राप्त नहीं है। अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार ही प्राप्त हैं और जो 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार उसे हटा दिया गया है। इसकी चर्चा मैंने पहले भी कर चुका हूँ। जो संपत्ति का अधिकार था उसे अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो अभी वर्तमान में जो 6 मौलिक अधिकार है वे कौन कौन से हैं? तो पहला है समता का अधिकार जिसे हम समानता का अधिकार कहते हैं, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार और जो छठा है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो इस प्रकार ये 6 मौलिक अधिकार अभी वर्तमान में हमें प्राप्त हैं। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा 6। अगला प्रश्न है शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपके ऑप्शन है ये ए यह सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक प्रतियोगिता थी, बिल्कुल सही है, एक प्रतियोगिता थी, एक कंपटीशन था। बी यह महाशक्तियों के बीच विचारधारा की लड़ाई थी, ये भी सही है, इसमें कोई वास्तविक हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया गया था, गोली बंदूक नहीं चलाए गए थे, बल्कि यह एक विचारधारा की लड़ाई थी। सी इसने हथियारों के दौड़ की शुरुआत की, हाँ विचारधारा की लड़ाई होगी, साथ साथ अब जो देश थे उसने गोले बारूद बनाना शुरू कर दिया, हथियारों को खरीदना शुरू कर दिया, हथियारों पर पैसे खर्च करना शुरू कर दिया, लेकिन हथियारों का अभी तक इस्तेमाल नहीं किया था। ऑप्शन डी कह रहा है कि सोवियत संघ और अमेरिका सीधे सीधे युद्धरत थे। युद्धरत मतलब युद्ध में शामिल थे, ऐसा बिल्कुल नहीं था, ये दोनों युद्ध में शामिल नहीं थे, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, मतलब जो कौन सा कथन सही नहीं है, ये ऑप्शन डी होगा, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो इस प्रकार इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन नाटो का सदस्य नहीं था? ए अमेरिका, बी सोवियत संघ, सी फ्रांस या फिर डी ब्रिटेन। तो नाटो का सदस्य नहीं था सोवियत संघ, क्योंकि सोवियत संघ ने अपना खुद का एक अलग संगठन बना रखा था जिसका नाम था वार्सा पैक्ट, और जो अमेरिका थे, फ्रांस और ब्रिटेन थे, ये सभी नाटो में शामिल थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा सोवियत संघ। अगला है बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? आपके ऑप्शन है ए 1952 में, बी 1959 में, सी 1961 में या फिर डी 1962 में। तो जो बर्लिन की दीवार थी 1961 में बनाई गई थी। जर्मनी के बीचों बीच, जर्मनी एक देश था, उस जर्मनी के बीचों बीच एक जर्मनी की राजधानी थी बर्लिन, बर्लिन के बीचों बीच दीवार खड़ी कर दी गई 1961 में, और इस दीवार को गिरा भी दिया गया एक लंबे अरसे के बाद 1989 में, 1989 में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा 1961 में बर्लिन की दीवार बनाई गई थी। अगला प्रश्न है यूरोपीय समुदाय ने अपना नाम यूरोपीय संघ कब रखा? आपके ऑप्शन है ए 1990 में, बी 1991 में, सी 1992 में या फिर डी 1993 में। तो जो यूरोपीय समुदाय था उसने यूरोपीय संघ अपना नाम रखा 1993 ईस्वी में। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था? आपके ऑप्शन है ए ब्रिटेन का, बी हॉलैंड का, सी फ्रांस का या फिर डी पुर्तगाल का।
उपनिवेश का मतलब यहाँ समझिए कि उपनिवेश जैसे किस देश का गुलाम था, कहने का मतलब जो इंडोनेशिया था किस देश का गुलाम था, किस देश का उपनिवेश था, यानी इंडोनेशिया को किस देश ने गुलाम बनाकर रखा था। सीधा सीधे देखें तो यही अर्थ निकलेगा, इंडोनेशिया को किस देश ने गुलाम बनाकर रखा था। तो यहाँ जो ऑप्शन डी है पुर्तगाल, पुर्तगाल इंडोनेशिया पर कब्जा किए हुए था, उसको गुलाम बनाए हुए था, जिस तरह से भारत पे ब्रिटेन ने कब्जा किए हुआ था। ठीक है, उसी तरह से इंडोनेशिया पर पुर्तगाल ने कब्जा किए हुए था और उस वहाँ के लोगों को गुलाम बनाए हुए था। इस प्रश्न का जो ऑप्शन डी होगा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि बर्मा किस देश का पुराना नाम है। ए भारत का, बी श्रीलंका का, सी म्यांमार का या फिर डी नेपाल का। तो जो म्यांमार है, म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था, तो बर्मा जो है म्यांमार का ही पुराना नाम है। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला है अफ्रीकी शब्द, एक शब्द है अपार्थिड। अपार्थिड, अपार्थिड का मतलब क्या होता है आपको बताना है। ए एकजुटता, बी अलग रहना, सी पृथकता या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा अपार्थिड का मतलब होता है अलग रहना, साथ साथ नहीं रहना। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है इजराइल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, यानी जो इजराइल है स्वतंत्र राज्य कब बना, एक स्वतंत्र देश के रूप में विश्व स्तर पे कब दिखा। तो आपका ऑप्शन है ए मई 1948 में, बी अगस्त 1949 में, सी जून 1950 में या फिर डी अगस्त 1947 में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा मई 1948 में इजराइल एक नया देश बनकर उभरा। अगला प्रश्न है सेंटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आपके ऑप्शन है ए 1956 में, बी 1957 में, सी 1955 में या फिर डी 1954 में। तो जो सेंटो है, सेंटो की स्थापना 1955 में की गई थी और एक संगठन और था जिसका नाम था सीटो, सीटो की स्थापना 1954 में की गई थी। हालांकि इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा 1955, 1955 में सेंटो की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध कितने लंबे समय तक चला। ए 5 साल, बी 6 साल, सी 7 साल या फिर डी 3 साल। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, वो 1939 से 1945 के बीच देखें तो 6 सालों तक चला। इस प्रकार इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है मार्शल योजना क्या थी। आपको बताना है ए यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना, बी यूरोप को सैन्य सहायता पहुंचाना, सी यूरोप और अमेरिका को संगठित करना, एकजुट करना, उन्हें एक यूनिटी में लाना, या फिर डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा जो मार्शल योजना थी यूरोपीय अर्थव्यवस्था को, खासकर पूर्वी यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना था, उनकी अर्थव्यवस्था में सुधार करना था। इसी से संबंधित था मार्शल योजना। इस प्रकार इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है OEEC अर्थात OEEC की स्थापना कब हुई थी। आपके ऑप्शन है ए 1947 में, बी 1948 में, सी 1949 में या फिर डी 1950 में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा 1948 में OEEC की स्थापना हुई थी। OEEC अर्थात OEEC का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा 1948 में OEEC की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है राजीव गांधी ने चीन की यात्रा कब की। ए आपके ऑप्शन है ए 1985 में, बी 1986 में, सी 1987 में या फिर डी 1988 में। तो जो राजीव गांधी थे, राजीव गांधी ने चीन की यात्रा की थी 1988 में, 1988 में चीन की यात्रा की। जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। द6 अर्थात सार्क जिसे कहते हैं, सार्क की स्थापना कब हुई थी। आपके ऑप्शन है ए 1985 में, बी 1986 में, सी 1987 में या फिर डी 1988 में। तो जो सार्क है, सार्क की स्थापना 1985 में, 1985 में की गई थी। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा 1985। अगला प्रश्न है सार्क का 8वां सदस्य देश कौन है। ए नेपाल, बी अफगानिस्तान, सी फिलीपींस या फिर डी भूटान।
तो जो सार्क का 8वां सदस्य बना वो अफगानिस्तान बना। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है ARF का पूरा रूप क्या है? ए एसोसिएशन फॉर रीजनल फोरम, बी आसियान रीजनल फोरम, सी एशियान रिसर्च फोरम, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो ARF है उसका जो पूर्ण रूप है आसियान रीजनल फोरम, आसियान क्षेत्रीय मंच। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है सार्क का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? आपको पूछ रहा है कि जो सार्क का हेडक्वार्टर है कहाँ है, आपको बताना है। ए ढाका में, बी कोलंबो में, सी काठमांडू में, या फिर डी नई दिल्ली में। तो जो सार्क है, सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कहता है कि खुले द्वार की नीति जो ओपन डोर पॉलिसी थी वो चीन ने अपनाई थी, हम सभी जानते हैं, लेकिन कब स्वीकार की गई थी चीन के द्वारा, ये बताना है, डेट बताना है आपको। ए 1949, बी 1954, सी 1978, या फिर 1989। तो खुले द्वार की नीति चीन ने 1968 में अपनाई थी, 1978 में, 78 में अपनाई थी, 1978 में चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी 1978 में। अगला प्रश्न है 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? ए मानवाधिकार, बी पर्यावरण दिवस, सी महिला दिवस, या फिर डी मजदूर दिवस। तो एक एक करके जानते हैं। 10 दिसंबर को सबसे पहले तो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। वहीं देखा जाए तो पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है, और महिला दिवस जिसे वर्ल्ड वुमेन डे बोलते हैं 8 मार्च को मनाया जाता है, और मजदूर दिवस इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को 1 मई को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा। हालांकि मैंने चारों विकल्प का जो सही सही आंसर हो सकता था मैंने बताया है। अगला प्रश्न है स्टॉकहोम सम्मेलन किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए पर्यावरण से, बी शिक्षा से, सी महिला अधिकार से, या फिर डी बाल अधिकार से। तो जो पर्यावरण सम्मेलन है, सॉरी स्टॉकहोम सम्मेलन है, स्टॉकहोम कहाँ है? तो स्वीडन में एक शहर है स्टॉक, वहीं उससे संबंधित है स्टॉकहोम सम्मेलन। तो ये पर्यावरण से संबंधित था, यहाँ पर्यावरण सम्मेलन होते रहते हैं। इस प्रकार इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो 100 ऑब्जेक्टिव्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, और ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं 2022 में, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन है ये। इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं तो कर लें, ना तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, या फिर नोट डाउन किसी भी तरह से इनको रट जाएं, याद कर लें। ये 2023 में किसी भी हाल में इसमें से कम 50 क्वेश्चन तो 50% क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, फिक्स एकदम। तो यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म होता है, हमारी वीडियो लंबी हो चुकी है। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।